So the second panel of the day is a conversation between three eminent panelists who are speakers of state legislatures. We thought that this is an extremely important subject for two reasons. One, obviously, because the critical role that state legislatures play in passing the budgets. The combined budget of all state legislatures across the country, the combined budget of all states that the state legislatures pass across the country is about 1.5 times the size of the union budget. Critical laws are passed by state legislatures. And very often what happens is many of us who work out of Delhi, the focus of our work seems to be more towards the functioning of Parliament, and sometimes not enough attention is paid to the work done by state legislatures. To have this discussion, we have an eminent panel of presiding officers of state legislatures. If I may request Speaker of the Haryana Assembly, Shri Gyan Chand Gupta ji, to come onto the stage. Next, if I may request the Speaker of the Jharkhand Assembly, Rabindranath Mehto ji, to come onto the stage. And finally, Speaker of the Delhi Assembly, Ramnivas Goyal ji, to come onto the stage. Having these three speakers from across the country with more than 35 years of legislative experience is useful, because we hope to hear from them as to what is it that state legislatures are doing in their respective states, and what is it that can be done to strengthening the functioning of the state legislatures. Prior to the starting of this panel, we were having a conversation as to who should go first, and the responsibility was cast upon me as to decide as to who should go first. There were some discussions, but the consensus that has emerged is that Speaker Mehto would go first and give us his initial comments for about 20 minutes about the functioning of state legislatures. तेरहवां एनुअल कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय बिल्डिंग इफेक्टिव लेजिस्लेचर्स, जो हमारे देश के राजधानी दिल्ली के इस प्रसाल में आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट रिसर्च के टीम के माननीय तमाम पदाधिकारी और ऑफिस बियरर्स सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष करके आज इस प्रसाल के अंदर में इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, इन तमाम प्रबुद्ध और जिज्ञासा रखने वाला जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी हर्ष और खुशी के साथ मैं हमारे साथ हमारे दो सीनियर, एक हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी, उन्हें भी मैं तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सही मायने में इस सिस्टम को उत्तर ताकतवर और समय के अनुसार बदलने के लिए इस तरह का
आलोचना देश और देश के अंदर में, जैसे विभिन्न विधानसभा में हो, जो इतना बड़ा क्षेत्रफल में विस्तृत हमारा ये देश है, इस तरह का विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र राजनीतिक बराबरी के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर है, बिना किसी धर्म, जाति, पहचान के भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के मुताबिक। और यह भी विषय सत्य है कि शासन भारतीय बहुमत के आधार पर ही भारतीय लोकतंत्र में शासन की व्यवस्था है। भारत की संविधान का स्वरूप एक गणतंत्र है और इसकी संरचना संघीय है। भारत हमने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। यूँ तो सभा और समिति के रूप में यह व्यवस्था वैदिक काल से ही हमारे देश में चली आ रही है, परंतु स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को स्थापित किया है। संसद और विधानसभा इस लोकतांत्रिक प्रणाली में धुरी की भूमिका निभाती है। संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सीमाएं तो अधिरोपित है, परंतु संसद और विधानसभाएं अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। संसद और विधानसभाओं को अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करने का अक्षुण्ण अधिकार है और कोई भी प्रक्रियात्मक भूल इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझाते हुए लोकसभा के पहले अध्यक्ष श्री मावलंकर जी ने कहा था कि फॉर रियल डेमोक्रेसी वन हैज़ टू लुक not merely in the provisions of the constitution or the result and regulations made for the conduct of business in legislature, but one has to foster a real democratic spirit in those who from the legislature. If this fundamental is borne in mind, it will be clear that through questions would be decided by the majority's parliamentary government will not be possible if it reduced to mere counting of heads or hands. If we are to go merely by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt. If on the other hand we could help to foster a spirit of tolerance, a spirit of freedom of a discussion and a spirit of understanding, we shall be the fostering the spirit of democracy. देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनों का विश्वास अक्षुण्ण रखने हेतु केवल जनकल्याण के कार्यों को जनकल्याण को अपनी समझ के अनुसार किया जाना जरूरी नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में आम जनों की सहभागिता भी आवश्यक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के विषय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठाए जाने का प्रावधान है, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी इस बदलते परिवेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया के प्रति उनकी जागरूकता एवं उनकी पूरी प्रक्रिया में अपनी सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। मैंने अपने विधानसभा यानी झारखंड विधानसभा में इन विषयों के सार्थक समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास पिछले कई सालों से किया है। इस क्रम में झारखंड विधानसभा में एक स्वतंत्र टीवी चैनल का अधिष्ठापन मैंने किया है, जो वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनों तक न केवल सदन का कार्रवाई को पहुंचा रही है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विषय में तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। इसके साथ ही इसी कड़ी में समाज के अलग अलग जानकार और स्टेक होल्डर को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास किया है। इसके पीछे मेरा एक सोच था
कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर, लोकसभा तो निश्चित रूप से समृद्ध है इन तमाम चीज़ों से, लेकिन देश के अंदर में कई एक विधानसभाएं हैं जो इस विषय को जन जन तक पहुंचाने में आज तक भी सफलता हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए मेरा सोच था कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, उनका आचार आचरण प्रजातांत्रिक ढंग, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक वे विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं, इनका सारा जानकारी उनको चुनने वाला जनता को जानने का हक होता है। इसलिए मैंने इस चैनल को लागू किया है और मैं समझता हूँ हमारे राज्य के कई लोकल लैंग्वेज में भी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी विधानसभा के इस कार्रवाई को 3.5 करोड़ जनताओं के बीच पहुंचाने के लिए प्रयास करता हूं। और सिर्फ यही ही नहीं, इस व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए समय समय पर हम लोगों ने कार्यशाला का भी आयोजन करते आ रहा है। समय समय पर ऐसे विषय जो सही मायने में आज के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक है, जिसका चर्चा होना और एक सामूहिक निष्कर्ष आना बहुत ही आवश्यक होता है, उस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा कराने का काम विधानसभा के माध्यम से कराने का प्रयास करता है। एक दूसरा हमने एक प्रयास पिछले दिनों में शुरू किया है, जो झारखंड छात्र संसद लगातार दूसरे वर्ष तक हम लोगों ने किया, और छात्र संसद अन्य संस्थान अथवा विधानसभाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले छात्र संसदों से बिल्कुल अलग है। मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करूंगा। वो यह है कि हम लोगों ने अपने राज्य के हर जिला से और हर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक अच्छा कंपटीशन के माध्यम से प्रतिभागी का सिलेक्शन हम लोगों ने करते हैं, और वे भी आईएएस, आईएफएस और जानकार व्यक्तियों के माध्यम से उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद उस छात्र को हम लोग चयन करते हैं, और चयन करने के क्रम में एक शैडो असेंबली बनाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद पुनः देना चाहता हूं पीआरएस टीम के जितने सारे मेंबर हैं, विशेष करके चक्षु राय जी, इन्होंने भी समय पर जाकर के हमको इन तमाम विषयों पर गाइड करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों के आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। और हमारा इसमें एक चीज़ मानना है कि आज जिस शासन व्यवस्था के तहत हमारा देश और राज्य की कानून व्यवस्था चलता है, जिस विधानसभा के अंदर में विधि का निर्माण होता है और उस विधि का पालन तमाम जनताओं को करना पड़ता है, देश के पार्लियामेंट के अंदर में देश के लिए कानून बनते हैं और उस कानून पूरे देश को आच्छादित करता है, हम सब नागरिक को उस कानून के अधीन आता है। तो आखिर हमारा देश में जो लोग बसे हुए हैं उनको अगर इसका जानकारी ना हो कि देश के अंदर में कैसे कानून बनता है, राज्य के अंदर में राज्य के परिप्रेक्ष्य में कैसे कानून बनता है, तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का ये जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं अधूरी रह जाता है। इसलिए मैंने इसको प्रयास किया है, और इससे विद्यार्थियों को लेकर के एक शैडो असेंबली के रूप में हम लोग वहाँ पर करवाते हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं, विधानसभा का जो ही विधायी परिपाटी है, यानी प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, विधेयक का पारण, कानून का कैसे इम्प्लीमेंटेशन, इन तमाम विषयों को लर्निंग बाय डूइंग सिस्टम से कि हमने करके दिखाने का प्रयास करते हैं, कि ताकि हमारे विद्यार्थियों को, और वैसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, वैसे विद्यार्थी जो सही मायने डेमोक्रेटिक सेटअप के प्रति आस्था भी व्यक्त करते हैं और इस विषय के बारे में जानकारी भी रखना चाहते हैं। मैं एक बात आपके बीच साझा करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या मेडिकल का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन तमाम विषयों के बारे में अध्ययन करते होंगे। उनके सेकेंडरी एजुकेशन में या प्रारंभिक क्लास में भले ही इस विषय के बारे में कुछ अगर जानकारी हासिल कर लेते हैं और इधर पेपर, पत्रिका
इन तमाम विषयों पर अगर उनका रुचि है तो भले ही इसको कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस विषय के बारे में उन लोगों को जानकारी होना हम नहीं समझते हैं हो पाता है। इसलिए मेरा प्रयास है। और जबकि कानून बनता है तो चाहे वो मेडिकल साइंस के छात्र हों या इंजीनियरिंग के छात्र हों या वो विज्ञान के छात्र हों या दूसरा विधा के छात्र हों, सब लोगों को कानून को पालन करने का आवश्यकता होता है। और जब वे अपने समाज में प्रवेश करते हैं, जब अपने घर में जाते हैं, अपने दोस्त साथी के बीच में जब बैठते हैं और इन विषयों पर जब चर्चा होता है, तो उस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने देखा है, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, आधा अधूरा चर्चा होता है, लोगों को इसका जानकारी का घोर अभाव होता है। मैंने इसको प्रयास किया कि कम से कम हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र, मेरा उद्देश्य इसके पीछे जब मैंने इस काम को शुरू किया तो बहुत सारे वैसे व्यक्ति की आलोचना का भी सम्मुखीन होना पड़ा कि आखिर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बुला करके स्पीकर साहब इस तरह विधानसभा के परिपाटी के बारे में क्यों जानकारी देना चाहते हैं। तो मेरा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि तमाम विद्यार्थी अपना विद्या अध्ययन को छोड़ करके अपने कैरियर के मूल जगह जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है, उस गोल के अचीवमेंट को छोड़ करके वो एमएलए एमपी बने, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि तमाम विद्यार्थियों को इन विधाओं को और इस गूढ़ विषय पर जानकारी हासिल करना सही मायने में उचित है। और एक विषय को मैं और भी जानता हूं, शायद आप सारे लोग भी इसको जानते हैं कि डेमोक्रेसी तभी सफल होता है जब पूरा देश के तमाम नागरिक डेमोक्रेट होते हैं। तो हम खुद ऑटोक्रेट हैं, हम चाहते हैं मोर एंड मोर फैसिलिटी हम ही को अवेल करना है, दुनिया की सारा सुख सुविधा हम ही को प्राप्त करना है। और इसके लिए हम नंगे पैर अगर दौड़ के चलते हैं, नियम कानून कायदा को ताक में रख करके, तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं इस प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर में एक अपव्यवस्था फैलने की संभावना होता है, जो आज अगर आप बारीकी से देखेंगे तो निश्चित रूप से इन तमाम विषय परिलक्षित होता नजर आ रहा है। इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश में रहने वाले लोग, इस व्यवस्था को मानने वाला लोग, हर लोगों के अंदर में इस सिस्टम का जानकारी हासिल करना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने इस विषय को भी शुरू किया है। हमने इस शैडो असेंबली में विधेयक को भी लाते हैं, आपको बता दूं, और विधेयक को भी हम लोग सिलेक्शन करने के लिए पीछे कई विद्वान का सहयोग हम लोग लेते हैं। पिछले समय में हम पर्यावरण को विषय को चूज किया था कि पर्यावरण के विषय में आज पूरा देश और दुनिया संकट में है। पिछले दिन कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि प्राण वायु के लिए तड़पते तड़पते हुए लोग अपना प्राणों का विसर्जन दे रहे थे, उन तक प्राण वायु यानी ऑक्सीजन तक पहुंचाने में हम लोग असमर्थ नहीं हो रहे थे। इतना हमारा देश पर्यावरण के विषय पर इतना पॉल्यूटेड हो गया है, इस विषय को चर्चा कराना अति समसामयिक था। और इस बार का जो विषय हम लोगों ने चुना वो विषय था द रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द रोल ऑफ यूथ। आज आप देख रहे हैं देश के अंदर करीबन 1.5 लाख से 2 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट से अपना प्राणों का विसर्जन देते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसे स्थिति में हर व्यक्ति को घर से निकलने के बाद सड़क में चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या पगडंडी के रास्ते में हम कैसे यातायात करें, हमको ऑलवेज कीप लेफ्ट और राइट, इन तमाम चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जब भी इस ज्ञान के अभाव में हम इतर चलने का प्रयास करते हैं तो हर रोज हमको इस तरह का दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसलिए इस बार भी मैंने इस पर चर्चा हमने करवाया और मैं समझता हूं कि इस चर्चा को और ज़्यादा व्यापकता करने के बारे में भी झारखंड विधानसभा हम लोग सोच रहे हैं। चूँकि हमारा विधानसभा न्यूली क्रिएटेड असेंबली है, हम लोगों के पास साधनों का बहुत ज़्यादा
व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इस तरह का छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, जिसको मेरे ख्याल से हर जगह इस तरह का जागरूकता का एक अभियान चलना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था और ज़्यादा ताकतवर हो। इसलिए इस तरह का चर्चा होना चाहिए। झारखंड एक नया राज्य है, हमने 22वीं वर्षगांठ मनाई, परंतु झारखंड के लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ें काफ़ी गहरी और व्यापक है। हमारे वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था सामूहिक निर्णय पर आधारित है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो गांव में ग्राम सभा मिलेगा, और गांव में या सार्वजनिक रूप से या सरकार के तरफ से कोई भी योजना का अगर धरातल पर उतारना है, इम्प्लीमेंट होना है, तो ग्राम सभा का आवश्यकता होता है। अगर ग्राम सभा आपको उस योजनाओं को उस गांव में करने के लिए इजाज़त नहीं देती है, तो वह योजना उस जगह पर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो लोकतांत्रिक परंपरा जो हमारे राज्य के अंदर में है, वो सामाजिक परंपराओं में रचा बसा है। आपने इसको भी जानते होंगे, जब देश के अंदर में करीब करीब उस समय 12 सेपरेट स्टेट का एजिटेशन चल रहा था, विदर्भ, पंचाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बोडोलैंड, गोरखा हिल काउंसिल, और इतने आंदोलन चलने के बावजूद 3 ही राज्य पहले पारी में बना था, वे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड का आंदोलन सबसे पुराना आंदोलन रहा है, और एक प्रजातांत्रिक आंदोलन रहा है, और अहिंसात्मक आंदोलन रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के क्रम में अहिंसा का कहीं कोई बू दूर दूर तक नहीं आती है। इतना सुंदर ढंग से उसका नेतृत्व हमारे आदरणीय आज भी राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय शिबू सोरेन, जिसको हम लोग दिसम गुरु के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा गया था, और राज्य भी बना, और एकदम संपूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप हम लोगों ने इस राज्य को प्राप्त किया। झारखंड विधानसभा के संसदीय व्यवस्था को मजबूत प्रभावित करने के लिए हमने और कई अभिनव प्रयोग का भी हमने शुरू किया है, जो पूरे देश के लिए, पूरे देश में हमसे बेहतर व्यवस्था है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। फिर भी हम लोगों ने जो किया है, अगर कहीं कोई राज्य को अगर इसको अंगीकार करने की आवश्यकता होता है तो करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था झारखंड विधानसभा में एक है अनागत प्रश्न, यानी माननीय सदस्य लोग जो सवाल करते हैं, अल्पसूचित, तारांकित, ध्यानाकर्षण, जो जन मुद्दा को लेकर के विधानसभा के अंदर में रखते हैं, और वे किसी कारणवश उस सवाल का अगर डिस्कशन नहीं हो पाता है, समाधान नहीं हो पाता है, या तो हाउस एडजर्न हो गया, या हाउस में कोई विरोध उत्पन्न हो गया, सदन चलाना संभव नहीं हुआ, तो उन जन समस्या और माननीय सदस्यों का जो सवाल है, उस सवाल को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने एक समिति बना रखा है। उस समिति का नाम है अनागत प्रश्न समिति। ये तमाम सवाल उस अनागत प्रश्न समिति में चले जाते हैं, और अनागत प्रश्न समिति का एक समिति भी बना हुआ है, परमानेंट समिति, जो समय समय पर उन तमाम अनागत प्रश्न जो हाउस के फ्लोर पे जिसका डिस्कशन नहीं हुआ, जिसका समाधान नहीं हो पाया, उस विषय पर संबंधित विभाग के अधिकारी को बुला करके उस पर चर्चा करते हैं। यानी माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन समस्या का मुद्दा सदन तक लाने का उन्होंने जो प्रयास किया है और लाने का काम किया है, इसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग सरकार और सरकार के अधिकारी को बाध्य करते हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति से आम जनों का जुड़ाव शासन से संबंधित विषयों से तो हुआ ही है। आपने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया होगा कि डेविड बी रीड जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर के एक बड़े नाम है, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इन 2030 will be democracy in a name only. The mechanism of
widespread corporate surveillance of user behavior and modification of user behavior are becoming so sophisticated that the citizen interest of the democratic structured countries will no longer be representative in any meaningful way. That is, by collecting vast amounts of information about user performance and response and the user of highly targeted behavior modification techniques, citizens' choice will be manipulated more and more in the interest of those who can pay to drive the system. The current forms of democracy limit citizen participation to election events, even few years where issues and candidates are structured by the political parties into highly targeted single vote events that do not represent individual interest, and instead a small set of provocative wedge issues are made the entire focus of the citizen's choice. This is not representation of interest, it is a managed poll that can easily be manipulated by behavior modifications of the sort that technology is moving towards. रीड ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किए जाने के संबंध में जो बात उठाई है वह वर्तमान में न केवल सभी विधायिकाओं के लिए बल्कि लोकतंत्र का भला चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें आज इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इसका समाधान तभी संभव हो सकता है जब लोकतंत्र का भला चाहने वाले लोग इस ओपिनियन मैनिपुलेशन के विरुद्ध जागरूक होकर आम लोगों के बीच काम करें। पीआरएस जैसी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण काम काज कर सकती है एवं विधायिकाओं को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे आना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में विधायिका का जो उत्तरदायित्व है उसे 5 वॉवेल्स के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसे accessible for citizens both online and offline, efficient institution, the shareheading, the process of the lawmaking, are inclusive towards all sections of society, open, free, fair, transparent in its functioning, and united with the citizens in the quest for the strong India. मुझे आशा है कि ऐसे सम्मेलन से हम लोकतंत्र का भला कर पाएंगे और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूती से अपने दायित्वों का निर्वहन करा पाएगी। और विशेष करके इतने बड़े देश में जहां 125 करोड़ की आबादी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसका सीमाएं हैं, इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए इसमें व्यापक अनुसंधान की, व्यापक रिसर्च की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो अपने पेशे से अपने आप को सीमित न रखते हुए इस देश के विषय में भी सोचने का आवश्यकता है और समय समय पर पीआरएस जैसे संस्था को अपने सुझाव के माध्यम से, चाहे मौखिक सुझाव हो चाहे लिखित सुझाव हो, सुझाव के माध्यम से इनको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिशम। बिल्डिंग इफेक्टिव लेजिस्लेचर, इस विचार गोष्ठी में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी,
झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, PRS इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री MR माधवन जी, आदरणीय चक्षु जी, और आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं PRS जो लेजिस्लेचर संस्था है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि किस प्रकार से देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र के अंदर जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, इन विषयों को समय समय पर, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस करके, सेमिनार करके या एजुकेटिव लेक्चर दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज लेजिस्लेचर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस विषय को लेकर के आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, जितना बड़ा देश है उतना ही बड़ा हमारा संविधान है, और जितना हमारा देश मजबूत है उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत है। विभिन्न धर्म, जातियां, विभिन्न प्रकार के अलग अलग राज्य, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रहन सहन, ये सब होते हुए भी देश में एकता में अनेकता में एकता का जो दृश्य हमें आज देखने को मिलता है, उसका आधार हमारा मजबूत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो है। और मैं तो आज इस अवसर पर उन संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने इस संविधान को तैयार किया, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि इतना पवित्र ग्रंथ देश की परिस्थितियों को देखते हुए, देश के अंदर किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार से लोग अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया। और उसी अच्छे मजबूत संविधान के कारण आज हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो देश लगभग 75 वर्ष पहले आज़ाद हुआ, जिसकी आज़ादी का हम अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं, इस देश के अंदर पिछले 75 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व प्रगति हुई है, अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सरकारें, कौन सी सरकार आई, कितना काम किया, क्या काम किया, इसको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। हमें देखने की आवश्यकता है कि पिछले 75 वर्ष के अंदर हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। किस प्रकार से देश के अंदर जब आज़ाद हुआ था, हमारी क्या परिस्थिति थी। उस समय तो कहा जाता है कि देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से आधुनिक जो शस्त्र हैं, बड़े बड़े जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, आज वो यहाँ बनने शुरू हुए हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये इसीलिए हो सका है कि हमारी सोच, चाहे हम अलग अलग राज्यों के अंदर हमारी अलग अलग विधानसभाएं हैं, अलग अलग हमारे वहाँ पर नियम हैं, कानून हैं, लेकिन सोच एक है कि हम भारतवासी हैं।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये हमारी एकता और अखंडता, ये हमारी मजबूती है। तो उसी परिस्थिति में जहाँ पार्लियामेंट अपने तौर पर काम करती है, विधानसभाएं भी अपने राज्यों के अंदर अपने अपनी जगह अपने अपने प्रदेश के लिए अलग अलग कानून बनाकर, अलग अलग डिसीजंस लेकर के अपने प्रदेश को मजबूत करने का काम करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी विधानसभाएं हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि जब कोई भी विधायक चुन करके विधानसभा में आता है और ख़ास तौर पर जब पहली बार नया विधानसभा के अंदर विधायक चुन करके आता है, उसको विधायक को विधानसभा की बारीकियों के बारे में, वहाँ के नियम कानून के बारे में, वहाँ की मर्यादाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता। तो उस दृष्टि से यदि जैसे हमारे देश के अंदर व्यवस्था है कि हम ग्राम पंचायत से लेकर के हमारे जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, जो गांवों के अंदर भी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आज हर 5 साल के बाद गांवों के अंदर चुनाव होते हैं। पंच सरपंच अपने सरपंच चुनते हैं, पंच चुनते हैं, उसके बाद नगर काउंसिल है, नगर निगम है। ये मैं समझता हूँ हमारी जो बेसिक हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसका आधार है। हम उनको भी मजबूत करने के लिए सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, समय समय पर नए नए कानून बनाए हैं ताकि ये लोकतंत्र में, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों का राज है। आज लोग चुन करके भेजते हैं कि कौन विधायक होगा, कौन मेंबर पार्लियामेंट होगा, कौन पार्षद होगा, पंच सरपंच होगा। ये सारी व्यवस्था नीचे से लेकर के ऊपर तक डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए हमारी सहायक है। मैं समझता हूँ कि जहाँ हम लेजिस्लेचर के इनको मजबूत करने की बात करते हैं, हमें उन संस्थाओं को भी, चाहे वो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, चाहे वो हमारी नगर काउंसिल है, नगर निगम है, उनको भी मजबूत करने के लिए मैं समय समय पर उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि जो आज, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो नगर निगम के अंदर पार्षद हैं, मेयर हैं, अगर वहाँ पर वो अच्छे ढंग से जो वहाँ गले मोहल्ले की समस्याएं हैं, जो उनके एरिया की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए किस प्रकार से मिलजुल करके कार्य करते हैं, किस प्रकार से सेवा के भाव से कार्य करते हैं, तो वही प्रेरणा लेकर के वो लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे। और जब वो लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे तो उनको वो जो काम करने के अंदर आसानी होगी। आज विधानसभाओं के बारे में बड़ी मैं देख रहा था कि सिटिंग्स को लेकर के, बैठकों को लेकर के एक बड़ी भारी चर्चा रहती है कि सिटिंग्स बहुत कम होती हैं, बैठकें बहुत कम होती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का हक में हूँ कि बैठकों की जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा बैठकें होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिटिंग्स होंगी उतने अच्छे ढंग से हम विधानसभा के अंदर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा कर सकेंगे। विधानसभा के अंदर कोई बिल आया है, कोई कानून आया है बनाने के लिए, अगर हम उसको बिना सुने, बिना उसके ऊपर चर्चा किए पास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उतना अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा होगा कि अगर उसके ऊपर सभी सत्ता पक्ष के लोग, प्रतिपक्ष के लोग उसके अंदर बैठ करके भाग लें, चर्चा करें और उससे जो मंथन हो, उसमें से जो वो निकले वो एक अच्छा विचार निकलेगा, अच्छा एक कानून बनेगा, अच्छा जो बिल है वो पास होगा। लेकिन अक्सर कई बार देखने में आया कि विधानसभाओं के अंदर भी, लोकसभाओं के अंदर भी चर्चा होने की बजाय हो हल्ला ज़्यादा होता है।
वहाँ पर आपस के अंदर किसी एक पॉलिटिकल इशू को लेकर के चर्चा होता रहता है। जो एक्चुअल जो विषय है, जो मैं समझता हूँ कि जो संसद के या विधानसभा के बाहर होना चाहिए, राजनीति करनी है बहुत आसान है, बहुत दिन है। विधानसभा के या लोकसभा के तो थोड़े ही दिन होते हैं जो कार्य करने के होते हैं। तो वहाँ पर तो जो विधायी कार्य हैं, जो विधायी कार्यों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि हम उससे कुछ अच्छे बिल जो हैं, अच्छे वहाँ पर चीज़ जो हैं लोगों के सामने लेकर के आ सके। आज मैं समझता हूँ कि हमने अपनी विधानसभा के अंदर कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास मैंने किया, क्योंकि मैं अब पिछले 3 साल से विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते हमने एक नई परंपरा शुरू की कि बजट जब आता है, क्योंकि पूरे साल का बजट वो विकास की एक लाइन तय करता है कि विकास कितना होगा। अगर हम बजट बनाते समय उसके ऊपर अच्छे ढंग से विचार करेंगे कि किस मद के अंदर, किस हेड के अंदर और बजट की आवश्यकता है, किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे की ज़रूरत है, उसके अंदर हम सोच विचार करें। और इसको लेकर के हमने एक नई परंपरा विधानसभा के अंदर कि सभी हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको बिठा करके प्री बजट चर्चा कि बजट से पहले, और अब की बार तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी, क्योंकि मार्च के अंदर बजट आना है, फरवरी मार्च के अंदर, उन्होंने 3 महीने पहले हमारे जो सभी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कि वो अपने अपने इलाके की जो अगले साल की योजना है या जो प्रोजेक्ट्स या जो काम वो करवाना चाहते हैं, अगर वो लिख करके देंगे तो उसी के मुताबिक बजट बनाएंगे, ताकि उनके जो उनकी मुख्य मांगें हैं उनमें से सारी नहीं तो कुछ तो जो है उनका समायोजन बजट के अंदर किया जा सके। इस प्रकार की हमने यहाँ पर व्यवस्था की है। और विधानसभा के अंदर अभी जो पिछला सत्र हुआ था, बजट के पश्चात जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर बजट के ऊपर चर्चा होती है, हमने 8 कमेटीज़ का कॉन्स्टिट्यूट की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, और उसके ऊपर बजट के ऊपर बजट प्रस्तुत होने के पश्चात उस बजट के ऊपर चर्चा की कि बजट के अंदर कहाँ कहाँ कोई चीज़ के अंदर खामियां हैं या बजट के अंदर क्या और ऐड किया जा सकता है, कुछ किया है, ताकि हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव दे सकें। जो वित्त मंत्री भी हैं, बाई चांस वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वित्त मंत्री हैं, तो उनको सुझाव दे सकें कि अच्छा बजट कैसे तैयार किया जा सकता है। और हमने कुछ ही दिन पहले अपने PRS के अपने अधिकारियों के माध्यम से बजट की बारीकियां और बजट और वित्त प्रबंधन, इसको लेकर के अभी एक सेमिनार भी किया सुबह से शाम तक, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या हमारे जो विधायक थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे चाहे विधायक विपक्ष के थे, उनको हमें बजट को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए और हमारा जो विधायक का कार्य है वो वित्तीय प्रबंधन के, हम केवल जब विधायक, ये नो डाउट के विधायक चुन करके आता है, उसकी एक मुख्य भूमिका रहती है कि मैं अपनी जनता की सेवा करूं, और वो उसका पूरा समय जो है वो जनता के बीच में लगता है। और कहते भी यही हैं कि जितनी देर जनता के बीच में रहोगे उतनी बार तुम दोबारा जो है वो चुन कर के आओगे। लेकिन उसके अलावा, जन सेवा के अलावा भी एक विधायक की कुछ जिम्मेवारियां, जब विधानसभा के अंदर चुन करके कोई भी लेजिस्लेटर आता है तो उस लेजिस्लेटर के जिम्मे कुछ कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, क्योंकि जो बजट हम पास करते हैं, हमारे विधान के अंदर लिखा हुआ है कि जो उस बजट का पैसा है, हमने जिस किसी भी मद के अंदर दिया है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर दिया है, उस पैसे के खर्चे के ऊपर, उसके ऊपर आंख रखना, उसका ख्याल रखना कि कहीं वो पैसा गलत जगह खर्च तो नहीं हो रहा, मितव्यय तो नहीं हो रहा, या कहीं उसके अंदर लीकेज तो नहीं हो रही। ये जो हमारी कमेटियां हैं, हमारी विधानसभा की कमेटियां, उनके माध्यम से
हम उनके ऊपर चेक रखते हैं कि भी वो जो पैसा है वो ठीक जगह के ऊपर खर्च हो रहा नहीं है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास तो जो हमारी CAG की कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट के पश्चात और PAC उसके ऊपर अध्ययन करती है, जो पैरे कैग की तरफ आते हैं, कैग की तरफ से कि कहीं इस डिपार्टमेंट के अंदर फजूल खर्ची हुई है, इस फजाल डिपार्टमेंट के अंदर संदेह है कि ये पैसा ठीक जगह नहीं लगा, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर उस पर चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेजिस्लेटर का काम है वो केवल हमारी विधानसभा की सेवा करना या उसकी देखरेख करना वो एक बहुत बड़ा काम है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ विधायक का काम ये जो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारा पैसा है वो ठीक जगह के ऊपर खर्च हो, ठीक जगह के ऊपर उसका पैसा लगे, ये भी जिम्मेवारी एक लेजिस्लेटर की है। तो उस दृष्टि से भी हमारा प्रयास रहता है कि हमने कमेटीज़ बनाई हुई हैं, मैं लगभग हर 3 महीने के पश्चात जो कमेटीज़ के चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग लेता हूँ, उनको बुला करके उन्होंने 3 महीने के अंदर क्या क्या उनकी कमेटीज़ ने काम किया है, क्या क्या कहीं कोई उनको दिक्कत तो नहीं आ रही या कहीं पर और समन्वय की ज़रूरत है, या कहीं पर देखने में अक्सर आता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो कई बार ये सोच लेते हैं कि ये तो पहली बार चुन करके आया है, और वो भी कहते भी हैं कि ये तो टेम्परेरी हैं, हम परमानेंट हैं। इस प्रकार की एक जो धारणा बनी हुई है कि हमने तो यहाँ ही रहना है, ये तो 5 साल के लिए आया, 5 साल के बाद पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बदल करके आएगा, ये धारणा जो बनी हुई है। तो इसलिए वो अधिकारी जो चुने हुए विधायक हैं, और ख़ास तौर पर जो नए चुने हुए विधायक पहली बार चुन करके आए हैं, उन विधायकों को बहुत जल्दी कोई रास्ता नहीं देते। इसलिए समय समय पर कमेटीज़ के साथ बैठ करके मैं 2-3 कमेटी, मैंने एक बात और की है कि ये जो हमारी कमेटीज़ हैं, मैंने उनके सभी चेयरमैन्स को कहा है कि 1 साल के अंदर 1 मीटिंग के अंदर मैं खुद भी रहूँगा वहाँ पर, उन कमेटी की मीटिंग में एक यूँ कह लीजिए कि एक दर्शक के नाते या उनके साथ बैठ करके मैं देखूंगा कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है। तो एक ये जो समस्या है कि अधिकारियों का जो जिस प्रकार से व्यवहार रहता है और लटकाने की बात रहती है, वो मैं समझता हूँ कि हमने इसको भी रोकने का प्रयास किया है। एक हमने नई परंपरा जो अक्सर एक स्पीकर जो है उसके ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ फेवरेटिज्म करते हैं, उनके प्रश्न ज़्यादा लगाते हैं, विपक्ष के लोगों का बात का ध्यान सुनते नहीं हैं, उनके क्वेश्चन नहीं सुनते। तो हमने वहाँ एक नई परंपरा शुरू की है कि ड्रॉ ऑफ लॉट से हम कि हम पर्ची सब जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसको डालेंगे ड्रॉ ऑफ लॉट, सभी सदस्यों की उपस्थिति में, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, उनको बिठा करके उनके सामने जो है वो क्वेश्चन निकालते हैं। जिसका भी पहले आए, दूसरा आए, तीसरा आए, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम उसको उसका बोलने का समय देते हैं। ये हमने एक नई परंपरा वहाँ पर शुरू की है। और पहली बार देखिए क्या होता है कि हमारी सीटिंग्स जो हैं, अक्सर हमारी जब विधानसभाओं के अंदर 4 घंटे की सीटिंग होती है, और कई बार दिन में 2 सीटिंग करते हैं। वो उसके अंदर सीटिंग के चाहे उससे पैसे बढ़ जाते हैं या क्या है कि एक सीटिंग हुई तो एक सीटिंग के पैसे हो गए 2 सीटिंग के। तो मैंने वहाँ पर हम सभी सदस्यों की राय से कि उसको 4 घंटे की बजाय 6 घंटे की सीटिंग, एक ही सीटिंग पूरे दिन के अंदर, एक सीटिंग होगी, 2 सीटिंग नहीं होगी, एक ही सीटिंग 6 घंटे की सीटिंग हो। उससे टाइम भी उनको जो है, जो बोलने का समय, चर्चा करने का समय, उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ताकि एक अच्छा वातावरण के अंदर हम चर्चा कर सकें। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारी विधानसभा के अंदर, मैं नहीं समझ पाया कि पिछले 50 साल के अंदर, 52-53 साल के अंदर हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वो सत्ता पक्ष का होता था, जबकि सभी जगह विपक्ष के जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो मैंने वो बदल करके वहाँ अब की बार
जो चेयरमैन है वो विपक्ष का जो है उसको, विपक्ष का सदस्य को चेयरमैन बनाया, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो भी मुद्दे आते हैं, क्योंकि सारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उसके अंदर सही और जो एक अच्छे ढंग से निर्णय हो चुके। और सबसे जो हमने इस समय किया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, डिजिटलाइजेशन, जो कंप्यूटराइजेशन, उसी की तरह हमने अपनी विधानसभा को पूरी तरह से ई विधानसभा, हमने ई विधानसभा उसको बनाया और पूरी कार्यवाही हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विधायक ई विधानसभा के माध्यम से ही कार्य करें। अभी थोड़े दिन हुए हैं, हमने एक ई सेवा केंद्र परमानेंट वो विधानसभा के अंदर स्थापित किया है। 3 साल तक वो एज इट इज़ चलेगा। उसके अंदर जहां हम विधायकों को ई लर्निंग की जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी विधानसभा के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी हम वहाँ पर ये ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो हमने ई विधानसभा का एक ये प्रकल्प शुरू किया है उसको हम अच्छे ढंग से विधानसभा को ई विधानसभा कर पाएँ। और पहली बार मैं इस कहूँगा कि शायद बहुत कम होता है कोई विधेयक जब आते हैं, कोशिश ये रहती है कि सत्ता पक्ष का जो विधेयक आया है वो पास हो जाए। 3 विधेयक 2022 के अंदर और एक विधेयक जो है 21 में हमने सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र की है कि सेलेक्ट कमेटी इसके ऊपर डिसीजन ले। वो जो विषय कंट्रोवर्शियल विषय है वो सेलेक्ट कमेटी के अंदर जाए, वहाँ डिस्कशन हो, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब आएगी उसके ऊपर फिर विधानसभा से जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो ऐसे 4 विधेयक जो है हमने सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करने का काम किया है। एक नई परंपरा और हमने शुरू की है, जैसा अभी हमारे आदरणीय झारखंड के स्पीकर कह रहे थे कि प्रश्न लगता नहीं, प्रश्न 2, 3, 4 प्रश्न लगते हैं, 5 प्रश्न लगते हैं, बाकी के प्रश्न छूट जाते हैं। एक हमने नई परंपरा शुरू की है, वहाँ पर विधानसभा के अंदर कानून बना करके कि हर महीने के अंदर कोई भी विधायक 3 जो क्वेरीज हैं या 3 प्रश्न हैं किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है। 3 प्रश्न जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है और उसका जवाब 21 दिन के अंदर जो हमारी विधानसभा के सेक्रेटरी हैं उनके पास आना चाहिए। ये डिपार्टमेंट से हमने शुरू किया है। लगभग 120 प्रश्न ऐसे जो अभी तक डिपार्टमेंट्स को गए हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो अभी मैंने जैसे कहा कि अधिकारी कहाँ इतनी जल्दी सुनने वाले होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं कि 6 डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने 21 दिन के अंदर जब समय पर जवाब नहीं दिया, हमने 2 रिमाइंडर भी दिए, रिमाइंडर नहीं दिए, तो हमने उनको जो है हमारी एक प्रोटोकॉल कमेटी, जो प्रोटोकॉल कमेटी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल नॉर्म्स एंड कंटेम्पचुअस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये कमेटी हमने वहाँ कॉन्स्टिट्यूट की है। ये वैसे तो लोकसभा के अंदर भी होती है, लेकिन हमें वहाँ वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। अगर कोई अधिकारी वो सुनता नहीं है तो उसको इस कमेटी के आगे बुलाया जाता है, और हमने उनको बुलाया भी है, चाहे जितने बड़े सीनियर आए, और हमने चीफ सेक्रेटरी तक को इस कमेटी के सामने बुलाया ताकि एक्सप्लेन करें कि जो हमने, क्योंकि अगर वो उसका जवाब नहीं देते ये विधानसभा की अवमानना है, क्योंकि विधानसभा ने जो नियम बनाया है, अगर विधानसभा के नियम को कोई अधिकारी पालन नहीं करता तो ये विधानसभा की अवमानना है। तो इस तरीके से हमने कहा कि आपने विधानसभा की अवमानना की है, उनको हमने कॉल किया है ताकि आप एक्सप्लेन करें कि भी आपने ये जवाब क्यों नहीं दिए। इस प्रकार का हमने एक नया प्रयोग जो है मैं समझता हूँ को शुरू किया है, और जो हमारे माननीय सदस्यों का रहता था कि प्रश्न नहीं लगा या प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो उसमें वो निश्चित रूप से जो उत्तर जो है उनको मिलने शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ ही पहले हमारे वहाँ 0 आवर बहुत कम होता था, 0 आवर का भी प्रोविज़न हमने किया। 0 आवर अब रेगुलर 0 आवर जो है उसका भी हमने प्रोविज़न किया है कि 0 आवर के अंदर जो बोलना चाहता है सदस्य, वो अपनी जो स्लिप है एक बॉक्स के अंदर डाल दे, वहाँ लॉट निकाल देंगे,
20 जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपना विषय लग करके बोल देंगे और वो 20 लेजिस्लेटर 3-3 मिनट अपने विषय के ऊपर वहाँ बोलेंगे, ताकि ये 0 आवर भी जो है ठीक ढंग से उसके अंदर कार्रवाई हो सके। ये भी हमने एक वहाँ पर प्रोविज़न किया है। इसके अलावा एक, क्योंकि बहुत सी विधानसभाओं में पहले भी है बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड, वो बहुत सारी विधानसभाओं के अंदर है। हमने पिछले 2-3 साल से ये शुरू किया है कि जो हमारे अच्छे लेजिस्लेटर्स हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ करके आते हैं, जो विधानसभा के विषयों में चर्चा में हिस्सा लेते हैं, ऐसे विधायकों को एनकरेज करना भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमने 1 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र विधानसभा की तरफ से ये हम हर लेजिस्लेटर को उसको बेस्ट लेजिस्लेटर को अवार्ड के रूप में देते हैं। एक हमारे विधायकों की हालत तो बहुत बुरी होती है कई बार, जैसे किसी भी टोल के ऊपर गए हैं, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, कोई तो टोल वाले ये कहते हैं कि ये तो नकली है, आपका कार्ड ही नकली है, डुप्लीकेट है। तो हमने उनको एक फ्लैग दिया जिसके ऊपर हरियाणा विधानसभा का इंसिग्निया जो है लगा हुआ है, विधायक हरियाणा विधानसभा, ये लेकर करके उनकी जो पर्सनल कार है उसके लिए फ्लैग दिया है, ताकि वो जाते समय आते समय उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, संविधान के वो बनाने वाले हैं और जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर संविधान हमें दिया है, उनका एक आदम का चित्र पहली बार विधानसभा के अंदर हमने उसकी स्थापना की है। वहाँ ताकर के जो भी कोई विधायक विधानसभा के अंदर एंटर करता है, वो उनसे संविधान की प्रेरणा लेकर के संविधान के अनुसार कार्य करना है, वो विधानसभा के अंदर एंटर हो, इस प्रकार का एक प्रयास हमने किया है। और हमने दूसरा एक गीता, जो हमारे राष्ट्र की पहचान है, और गीता और श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में जो गीता का संदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया था, वो एक रेप्लिका हमने वहाँ पर विधानसभा के अंदर, और गीता की स्थापना कि हम जब शपथ लेते हैं तो गीता के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो गीता जो ग्रंथ है उसकी स्थापना भी हमने अपनी विधानसभा के अंदर की है। और एक विधायकों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि भी ये फ्री का खाने वाले सब लोग हैं, तो हमने वहाँ पर विधानसभा के अंदर 100 रुपये की थाली, जब लंच होता है हमारा, जो भी लंच का समय होता है, कि वो 100 रुपया देगा, जो भी कोई जाए वो 7 थाली लेगा और अपना भोजन करेगा। ये भी हमने वहाँ पर सभी विधायकों की सहमति से हमने विधानसभा के अंदर पास करके तब उसको शुरू किया है, ताकि जो विधायकों के बारे में या राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ गलत जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो हम हर सेशन के अंदर जो हमारे हरियाणा के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स को विजिटर गैलरी में इनवाइट करते हैं कि उनके 25 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट हो लेजिस्लेचर से, जो राजनीति से संबंधित हैं, राजनीति के विद्यार्थी हैं, कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थी हैं, वो हम 1-1 घंटे का हमने विजिटर टाइम रखा है, रेगुलेट किया है। पहले क्या था कि 1 पास बनता था, वो 1 सीटिंग के लिए 1 पास बनता था, हमने उसको रेगुलेट किया। एक ग्रुप आएगा, 1 घंटा कार्यवाही देखेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा। उससे क्या है कि 3-3, 4-4 ग्रुप जो हैं वो आकर के वो विधानसभा की कार्रवाई वो इस प्रकार से वो देखते हैं। और महिला शक्ति के प्रोत्साहन के लिए हमने जो महिला दिवस है, महिला दिवस को एक दिन की पूरे उस महिला दिवस की पूरी कार्रवाई जो उसका संचालन था विधानसभा का, वो सभी हमारी जो महिला हमारी विधायिकाएं थी उनके द्वारा किया गया। ये हमने महिला शक्ति को, महिलाओं को एक सम्मान देने की दृष्टि से कार्यक्रम दिया। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि विधायक की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि समाज के अंदर रहते हुए समाज के प्रति वो जवाबदेह है।
तो ये लेजिस्लेचर को मजबूत करने के लिए जो हमारा विधायक है उसको भी मजबूत करना आवश्यकता है और उसको एजुकेट करना भी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम PRS के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इस प्रकार के जो सेशन हैं, इस प्रकार के सेमिनार हैं, हमने भी कोशिश की है। हमने 2 बार ट्रेनिंग सेंटर भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम 2 बार करवाया है। आगे भी हम इसी प्रकार से ये कार्यक्रम, ताकि अगर हमारे विधायक या हमारी विधायिका सशक्त है, विधायिका अगर जागरूक है, तो निश्चित तौर पर जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ अपना प्रस्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास गोयल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। I am highly thankful to PRS, the organizers of this annual conference, especially to the management and Mr. Madhusudan ji, the president, and Chakshu ji, who is sitting with us, और हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स हरियाणा के श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और झारखंड के श्रीमान राजेंद्र महतो जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी, मैं तो बच्चे ही कह सकता हूँ, बिकॉज माई एल्डर सन इज़ 46 years old, और यहाँ सभी बच्चों के बराबर हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा एक प्रोग्राम फ्रॉम लास्ट 13 years यू आर ऑर्गेनाइजिंग, कि कैसे लेजिस्लेटर्स को स्ट्रेंथनिंग किया जाए, कैसे बिल्डअप किया जाए। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पॉइंट्स पर कुछ बात करूँगा, विशेष रूप से बात। ठीक है, हम सभी समझते हैं लोकतंत्र में संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, और उस संविधान में हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो, मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिक्स में, देश के डेवलपमेंट में रुचि रखने वाले होंगे। हमको इस ओर जाना चाहिए कि कितनी बार आज़ादी के बाद अब तक संविधान में रद्दोबदल किया गया है, और उसमें से कितनी बार किस पार्टी ने अपने हित के लिए किया है, और उसमें कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए किया गया। अभी इस सब्जेक्ट पर बोलने में बहुत समय लगेगा। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हु आर वेरी वेरी अलर्ट अबाउट द डेमोक्रेसी। सेकेंडली, जो विषय रखे गए हैं, विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा को संविधान में क्लियर लिखा है, लोकसभा को जो अधिकार हैं वही विधानसभा को अधिकार रहते हैं, लेकिन वहाँ बहुत डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा, मेरे दोनों साथी सहमत होंगे, बजट विधानसभा पास करती है, एनुअल बजट विधानसभा पास करती है, स्पीकर के उस पर साइन होते हैं, तब तक स्पीकर साइन नहीं करेगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, तभी बजट लागू होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा को अपने डे टू डे खर्चे के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। एम आई राइट? मैं तो जी, नो बडी हैज स्पीक अबाउट इट। मैं ये बच्चों को जानकारी में आ जाए। यहाँ मेरे विधानसभा के सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे राजेंद्र जी, राजकुमार जी, मेरे सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, मिस्टर रावल जी। अब इनको वहाँ लिख कर के भेजना पड़ता है, किसी और डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। विधानसभा के अंतर्गत क्यों बजट एलोकेट हो गया, पीडब्ल्यूडी को इतना, एजुकेशन को इतना, हेल्थ को इतना, विधानसभा को भी एलोकेट होता है एवरी ईयर। लेकिन उसके खर्चे के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज़ है।
जब अधिकारियों को विधानसभा के खर्चे के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट पे रहना पड़ता, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के विरुद्ध कोई कमेटियां कैसे एक्शन ले सकती हैं? हाउ दिस सेक्रेटरी कैन गो टू टेक एक्शन इन द कमेटी अगेंस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है डेमोक्रेसी का। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा इस विषय पर, विधानसभाओं में क्वेश्चन आंसर्स 0 आवर्स, कुछ विधानसभाओं में, हमारे यहाँ दिल्ली में 280 है, उसमें विधायक अपने निजी क्षेत्र की समस्याएं, दिल्ली की समस्याएं रखते हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलता है, उस पर क्वेश्चन आंसर नहीं होते। लेकिन उन्होंने पढ़ा, वो विषय कई विधानसभाओं में देखने को आया, ख़त्म हो गया। लेकिन दिल्ली ने एक परंपरा शुरू की है कि उस विषय को जो विधायक ने लिखा, बोला असेंबली में, उस विषय को कंसर्न डिपार्टमेंट ने संज्ञान में लिया या नहीं लिया, उस पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये परंपरा हमने दिल्ली में शुरू की है और विधायकों की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तीसरा, विधायकों का आचार विचार व्यवहार। मुझे उस वक्त जब मुझे 8 साल हो गए, लगभग फरवरी में हो जाएंगे स्पीकर बने हुए, मैं उससे पहले 5 साल विधायक भी रहा हूँ 93 में, उस चीज़ पर मैं भी आऊँगा। लेकिन आचरण जो है, अटल जी ने एक बार कहा था, एज ए पार्लियामेंटेरियन 40 ईयर्स हैव पास्ट, लेकिन मुझे कभी वेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अटल जी ने बोला था पार्लियामेंट में। लेकिन आज छोटी छोटी बात पर विधायक वेल में आ जाते हैं और उतना ही बड़ा एक पाप माना जाता है वो, अगर मैं मंदिर में किसी भी पूजा पद्धति को मानने वालों के यहाँ जूते पहनकर अंदर चला जाऊँ। वेल में जाना एक विधायक के लिए, एक लेजिस्लेटर के लिए उतना ही बड़ा पाप माना जाता है। इस पर कहीं ना कहीं चेकआउट होना चाहिए और इसकी चिंता जो है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने भी, हमारी मीटिंग होती है साल में एक बार जरूर, सभी स्पीकर्स उसमें बैठते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हमारे चेयरमैन होते हैं, इस पर चिंता व्यक्त की है। ये गिरते हुए डेमोक्रेसी का पार्लियामेंटेरियंस के लिए बहुत बड़ा दुखद विषय है, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। बैठकों और कामकाज में समय में निरंतर कमी आ रही है, जैसे दोनों हमारे माननीय स्पीकर्स ने भी उस पर चिंता व्यक्त की है। इसमें मैंने सुझाव भी दिया था, मैं आप सबके सामने रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट जो चीज़ें कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, किसी स्टेज पर यहाँ मीडिया के बंधु भी हैं, चक्षु जी ने बताया मुझे कि अब अगर किसी सदन की 6 महीने के अंदर मीटिंग कॉल नहीं होती तो ये कानून है, इसको बदला जाना चाहिए। अगर इनकी संख्या बढ़ानी है, उपस्थिति बढ़ानी है, तो 3 महीने में हर सदन की बैठक हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है। वाई 6 मंथ्स वी आर इलेक्टेड दी एमएलए, क्यों 6 महीने घर बैठे, 6 महीने के बाद ही सदन में मीटिंग होगी। तो इस पर चिंतन लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं 6 महीने में हो जाती, जिन पर तुरंत लगता है विधानसभा में, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठना चाहिए। इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कॉरम, गणपूर्ति, कई बार सदनों में देखने में आता है कि कॉरम पूरा नहीं है, और कॉरम पूरा नहीं है तो एडजॉर्न करना पड़ता है स्पीकर को इमीडिएटली। इस पर भी चेकआउट करने की जरूरत है, ये भी क्वेश्चंस उठाने की जरूरत है। विधायी प्रस्तावों पर चर्चा भी कम होती है। ये कुछ चीज़ें मैंने जो जनरली पूरे देश में कमी है उस ओर उठाई, उस ओर इंगित किया है। दिल्ली विधानसभा के विषय में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। दिल्ली विधानसभा जो वर्तमान बिल्डिंग है, ये बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। 1912 में ब्रिटिश रूलर्स जब थे, कलकत्ता से भारत राजधानी शिफ्ट की गई, तब इट वाज कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट नहीं बोलते थे, केंद्रीय विधायिका होती थी।
और यहीं पर इसी असेंबली में नेहरू भी बैठे हैं, लाला लाजपत राय भी बैठे हैं। और उस वक्त लोकतंत्र का, मैं ठीक है वो ब्रिटिश रूलर्स थे, लेकिन लोकतंत्र का तगाजा आप देखिए। स्पीकर का इलेक्शन हुआ, मेजोरिटी वाज दी ऑफ ब्रिटिश, हमारी मेजोरिटी नहीं थी। इवन देन सरदार विठल भाई पटेल, द एल्डर ब्रदर ऑफ सरदार पटेल, वाज इलेक्टेड एज ए स्पीकर। ही डिफीटेड द ब्रिटिश बाय 2 वोट्स। ये था डेमोक्रेसी। अब नहीं है, अब बहुत चेंजेज हो गए। उस वक्त 1951 में असेंबली मिला दिल्ली को, चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी के आगे बोलना किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का कितना कठिन रहा होगा, कल्पना करिए। बट ही स्पोकन, ही रेज्ड द क्वेश्चन इन असेंबली कि दिल्ली की असेंबली को अधिकार नहीं है, अधिकार मिलने चाहिए। और 3 घंटे का उनका विधानसभा में इस विषय पर भाषण हुआ। दैट इज रिकॉर्डेड। परिणाम क्या हुआ? विद इन 5 ईयर्स उनको हटा दिया गया और एक मुख्यमंत्री गुरबख्श सिंह जी बना दिए गए। और उसका और बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि 1956 में विधानसभा दिल्ली की हमेशा के लिए भंग कर दी गई। टिल 1967 देयर वाज नो इलेक्टेड मेंबर इन दिल्ली। ना कोई कॉर्पोरेटर था, ना कोई पंचायत थी हु कैन लिसन द पब्लिक प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया। देयर वाज ओनली LG for 11 years who was listening the problems of the Delhi residents. 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिया गया, बहुत कम अधिकारों के साथ। उसके विरुद्ध आवाज़ उठती रही और 1967 से लेकर आफ्टर 26 ईयर्स इन 1993 असेंबली दिया गया। और उस असेंबली में विशेष 2 अधिकार अपने पास रख लिए गए। वी हैव नो दिल्ली पुलिस विद अस। हम उनके विरुद्ध कोई बिल नहीं ला सकते। अब तो और बड़ी विडंबना है, LG साहब ने लेटर लिख दिया कि दिल्ली विधानसभा में नो क्वेश्चन कैन बी रेज अगेंस्ट दिल्ली पुलिस। वी हैव नो राइट। दिल्ली पुलिस में कहीं कोई मर्डर होता है दिल्ली में, मेरे इलाके में होता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? आई विल नॉट रेज द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, आई विल नॉट रेज द क्वेश्चन इन द यूपी असेंबली। ये लोकतंत्र का कत्ल है। उसी प्रकार से दिल्ली के पास भूमि का अधिकार नहीं है। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें, पॉलिटिकली नहीं, इससे पहले ये था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, व्हेन आई वाज द मेंबर इन 93, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वो घटना मुझे आज भी याद आती है। He came in the simple dress in the assembly. The speaker was at that time Mr. चलतीलाल गोयल। उन्होंने बाहर किया, नहीं ड्रेस में आई है, पुलिस कमिश्नर की ड्रेस में आई है। नेक्स्ट डे, नहीं विद इन 2 आवर्स आई रिमेंबर दैट ही केम विद इन ड्रेस। ये लोकतंत्र था। ये अधिकारियों पर लगाम रखने के अधिकार थे, लेकिन अब वो हटा लिए गए। आई हैव द लेटर ऑफ द LG विद मी। दूसरा, लैंड जो है वो DDA के पास है। नेम इज द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट नो क्वेश्चन कैन बी रेज अगेंस्ट DDA इन दिल्ली असेंबली। ये दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों का। हमें कोई एक हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज बनाना है, तो वी हैव टू परचेज द लैंड फ्रॉम द DDA। ये स्थिति दिल्ली की है। अभी तो और दुर्भाग्य हुआ है सर्विसेज, वो भी LG साहब ने एक ऑर्डर किया, सर्विसेज भी अपने पास ले लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, बाय नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री के सर्विसेज भी उन्होंने लिया। आप सोचिए, एक सरकार कोई ऑफिसर ठीक काम नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। ये दिल्ली की पोजीशन बन गई है। ये जो स्थिति बनी है दिल्ली के साथ, उसके बावजूद भी दिल्ली ठीक से डेवलप करने में अपने आप को आगे बढ़ा रही है।
दिल्ली विधानसभा में मैं 2 मिनट में बात करके पूरी करूंगा। समिति की जहां तक बात है, कोई भी समितियां, कमेटीज, वो किसी भी असेंबली की, किसी गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है, बौन होता है, जिस पर थोड़ा सा हमारे ज्ञानचंद जी ने प्रकाश डाला। उनकी कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। मैं मानता हूं कार्रवाई गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्रवाई ऐसी होती है जो पब्लिक में आनी चाहिए, मीडिया में आनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा की कमेटियों की कार्रवाई, इफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी थिंक्स फिट फॉर, हम मीडिया के लिए खोलते हैं। मीडिया अलाउ होता है कमेटी की मीटिंग में आके बैठे, फोटोग्राफी करे, सुने और कोड करे। फेसबुक के मालिक को, फेसबुक पर एक कमेटी में केस चला, सुप्रीम कोर्ट चला गया, ही डिड नॉट अपीयर टू द कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने फाइट किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नहीं जाइए कमेटी में जाइए पहले। उसके मालिक को विधानसभा की कमेटी में आकर अपना उत्तर देना पड़ा। ये कमेटी की एक पावर बता रहा हूं मैं। कमेटी एक बहुत बड़ा चेकअप है, इतना बड़ा चेकअप है गवर्नमेंट की वर्किंग पर, किसी भी वर्किंग पर, इवन ए मिनिस्टर। अभी ज्ञानचंद जी ने कहा कैग की रिपोर्ट आती है एवरी ईयर। कैग की रिपोर्ट पर किस डिपार्टमेंट पर कहाँ क्या उंगली उठी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको देखती है, पोस्टमार्टम करती है उसका। लेकिन यहाँ भी आकर के 2021 इन द मंथ ऑफ मार्च, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अधिकारों को और छीन लिया और उसमें कमेटी के अधिकारों को छीन लिया। वो भी लेटर मेरे पास है। उन्होंने कहा कि कोई भी कमेटी, किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, उस डिसीजन के अगेंस्ट कमेटी में कोई विषय नहीं जाएगा। कौन सा ऐसा डिसीजन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है? इसका मतलब कमेटी नल एंड वाइड हो गई। और एलजी ने फिर लेटर लिखा, इसको लागू किया जाए। आपने पहले ही पुलिस के अगेंस्ट हमारा कमेटी में कुछ नहीं आ सकता, डीडीए के अगेंस्ट कुछ नहीं आ सकता। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द असेंबली, इवन देन वी आर वर्किंग। विधानसभा की जहां तक मैं बात करूं, हमने कई बिल पास किए शुरू के 4 साल में, मोर देन 16 बिल्स। उनमें से बड़ी मुश्किल से 3-4 बिल पास होकर के आए, बाकी ड्रॉप हो गए। और आफ्टर 4 years असेंबली हैज़ टेकन द डिसीजन, कोई बिल असेंबली में पास नहीं होता, भेजते नहीं। तो रिजल्ट उसका है डेथ ऑफ द बिल। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसी विषय पर मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली विधानसभा, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ उसको भी। 0 आवर्स 1 घंटा चलता है, जिसमें विधायक अपनी समस्याएं रखते हैं। स्टार क्वेश्चन से 1 घंटा चलता है, उसमें 10 आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए, वो मंत्री को जवाब देना होता है। उसमें सप्लीमेंट्री भी होते हैं, अधिकारी भी आते हैं। कोई जवाब ठीक नहीं होता, वो कमेटियों को रेफर किए जाते हैं। वो 1 घंटा बहुत कम है। मुश्किल से कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी कभी क्रॉस नहीं होता तो 10 हो जाते हैं। वो घंटा सभी विधानसभाओं में बढ़ना चाहिए। स्टार क्वेश्चंस का मुझे नहीं पता कितना आपके यहाँ, महतो जी आपके यहाँ कितना है स्टार क्वेश्चंस का? स्टार क्वेश्चंस का 1 घंटा, 1 घंटा ये बढ़ना चाहिए। 1 घंटा इज़ नॉट ए सफिशिएंट पीरियड, और इसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली विधानसभा की प्रगति पर थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, आप आइए। और दिल्ली की विधानसभा को आप देखेंगे, सही मायने में वो आपको देशभक्तों का, क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा स्मारक लगेगा। विधानसभा की गैलरी में 72 आई थिंक नाउ इट हैज़ गॉन टू 74 उन क्रांतिकारियों के चित्र लगाए हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए।
उसी विधानसभा में एक सुरंग थी जो लाल किले से कभी आती थी, क्यों 1926 में 14 साल के बाद जो वर्तमान पार्लियामेंट है, ये विधानसभा वहाँ आ गई थी। वो बिल्डिंग बंद पड़ी थी तो उसको न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो लाल किले में जो हमारे क्रांतिकारी बंद रहते थे, एक सुरंग के जरिए 8 किलोमीटर लंबी उनको लाया जाता था, उन पर वहाँ मुकदमा चलता था और जिनको फांसी दी जाती थी, एक फांसी घर भी वहाँ बना है, उसको ढूंढा गया, सुरंग को भी ढूंढा गया। अभी पिछले 3 साल में सब डेवलपमेंट किया, आप आके देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। दिल्ली विधानसभा को हमने 15 अगस्त 26 जनवरी 2-2 दिन के लिए आम पब्लिक के लिए खोला है। कोई पास बनवाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप अपना आई कार्ड लाइए, वहाँ फंक्शन होते हैं, कल्चर फंक्शन होते हैं आज़ादी को लेके, पब्लिक आती है, बहुत पब्लिक आती है। विधानसभा में जलियांवाला बाग और रानी झांसी को लेकर के हमने एक बहुत बड़ा भित्ति चित्र लगाया। आई थिंक दैट इज 30 फीट वाइड एंड 15 फीट हाइट। इफ एनीबॉडी हैज़ गॉन ही हैज़ सीन दैट। वहाँ अशोक स्तंभ नहीं होता था, वो लगाया 900 kg का। और अभी एक बहुत बड़ा हम वहाँ हॉल डेवलप कर रहे हैं, उसमें डिजिटल अपने आज़ादी के दीवानों की संक्षेप में पूरी हिस्ट्री फिल्म होगी, वो भी दिखाने जा रहे हैं, वो भी करने जा रहे हैं, उसका काम चल रहा है और बहुत डेवलपमेंट के काम हुआ। एक हमने विधानसभा में फेलो और एसोसिएट फेलो, इसका भी सिस्टम शुरू किया। अब हमारे पास 70 एसोसिएट फेलो हैं, ईच असेंबली 1 एसोसिएट फेलो और 2 असेंबली को मिलाकर के एक फेलो। उनके ड्यूटी अपने एरिया में आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उस पर वो रिसर्च करते हैं। एक बहुत उससे हमको बड़ी हेल्प मिल रही है। विधायकों को किस ढंग से क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसमें भी वो सब कुछ कंप्यूटर पर जाकर रिसर्च करके उनको फीडबैक देते हैं। ये पहली विधानसभा है जो इस ढंग से लेस है। हमारी विधानसभा के कार्यों में भी वो काफ़ी हमको सहयोग देते हैं। अभी कोरोना में उन बच्चों ने बहुत काम किया और एक तो हमारा फेलो शायद डेथ भी हो गया था, उसका 1 फेलो का डेथ भी हो गया था। काफ़ी उन्होंने एक्टिव होकर रोल प्ले किया। इसी ढंग से असेंबली में और कई अनेक, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, आज टोटल असेंबली वाटर हार्वेस्टिंग से लेस है, सौर ऊर्जा से कंप्लीटली लेस है। तो कई इस ढंग के काम किए हैं असेंबली में। ये तो खैर एक डेवलपमेंट की बात है, लेकिन मुख्य चीज़ें जो हैं जिनका मैंने जिक्र किया है वो अभी नहीं हो रही है। किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट का पैमाना एजुकेशन, हेल्थ, बिजली और पानी, क्या हम 24 आवर्स बिजली अपने देशवासियों को दे पा रहे हैं? क्या शुद्ध पीने का पानी उनको मिल रहा है? क्या मेरे देश का हर बच्चा स्कूल में जा रहा है? क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी मिल रही, नहीं मिल रही? मेरा ये मानना है कि अगर हमने अपने देश के बच्चों को पढ़ा दिया, इस विषय पर मैं बात करके पूरी करने की कोशिश करूंगा, तो समय की एक लिमिटेशन है, तो वो सब कुछ बाकी अपने आप कर लेंगे। चांद कैसे पहुंचा जाएगा, सब कुछ दे कैन डू इट। लेकिन दुर्भाग्य है, देश में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है। मैं डीपली, मेरा गंभीर विषय और मैंने इसका बहुत अध्ययन किया। उड़ीसा में भी, बिहार में भी, दिल्ली में तो करता ही हूँ। मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी लगभग 10 झुग्गी क्लस्टर्स हैं। हमारे यहाँ 2 टाइप की एजुकेशन है। इफ आई हैव मनी इन माई पॉकेट, मेरा बच्चा 3 साल का हुआ पब्लिक स्कूल में चला जाता है, प्ले स्कूल, दैट इज कॉल्ड प्ले स्कूल। एम आई राइट? और मेरी जेब में पैसा नहीं है, वो बच्चा कहाँ जाता है? क्यों? सरकारी स्कूलों में 5 साल का होने के बाद एडमिशन मिलता है। एम आई राइट? हम में से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रहे होंगे। उसकी ज़िंदगी के 2 साल कहाँ बीतते हैं? माँ काम करने चली गई, बर्तन मांजने घरों पर,
और कुछ काम कर रहे हैं, बाप चला गया फैक्ट्री में, वो 2 साल तक बच्चे क्या करते हैं? दे बिकम द टूल ऑफ द नशा बेचने वालों का। ये बहुत इस देश का दुर्भाग्य है। अपराधी कहाँ पैदा होते हैं? हम सामाजिक न्याय, सामाजिक शिक्षा की बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। सभी विधानसभाओं को, केंद्र सरकार को चिंता करने की जरूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मोर देन 400 स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स। 3 साल का बच्चा लाइए हमारे पास आए, हम 6-7 साल में शुरू कर सकते हैं। वाई नॉट द गवर्नमेंट ऑफ ऑल अवर कंट्रीज? मैंने एक बार क्वेश्चन रेज किया था, सुमित्रा महाजन जी उस वक्त अध्यक्षा थी पार्लियामेंट की, उन्होंने कहा हमने आंगनवाड़ी खोल रखे हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन आंगनवाड़ी स्कूल में वो 3 साल का बच्चा स्कूल में खेलने के लिए आता है, उसको खेल खेल में पढ़ाया जाता है, उसको 1 2 3 का ज्ञान दिया जाता है, ABC केक है, खेल के माध्यम से दिया जाता है। और एक उसका एक सोशल दायरा मिलता है। मैं घर से खाना लेके आया, वो घर से दोनों साथ बैठ के खाते हैं, दोनों साथ साथ खेलते हैं। वहाँ कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन मुसलमान है, इस जाति का कौन सिख है, उन बच्चों में नहीं रहता। उस सोशल दायरे को हमने खत्म कर दिया। और दूसरा, वो बच्चा अपराधियों के हाथ में खेलता है, उसको 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, भाई तेरी गली में वो रामलाल रहता है, ये पुड़िया सफ़ेद छोटी सी दी, उसको दे देना। दैट इज ए फैक्ट, दैट इज द ट्रूथ। वी मस्ट गो। आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव, वो मेरे देश के बच्चे अपराधी बनते हैं। और 5 साल बाद जब उनको स्कूल में उनके माँ बाप एडमिशन करने भेजते हैं, तो वहाँ उनका मन नहीं लगता कि उसके दिमाग में वो 2 रुपये घूमते रहते हैं। यहाँ आप सब लोग प्रबुद्ध नागरिक, वेल क्वालिफाइड बैठे हैं। इन चीज़ों पर हमको आगे बढ़कर चिंतन करना पड़ेगा, तभी देश ऊपर उठेगा। और कोई माँ समझदार हुई, बच्चे को अपने साथ कोठी पर बर्तन मांजने के लिए जाती है, बच्चे को लेके जीने में बैठा दिया। उसी घर के बच्चे को वेल ड्रेस होके, उसी एज का, जब वो गाड़ी में जाते हुए देखता है, तो उसके वो मासूम कैमरे उसको ले लेते हैं। मेरी उम्र का बच्चा वेल ड्रेस होकर, टाई लगाकर स्कूल जा रहा है और मैं जीने में बैठा हूँ। वो जिंदगी भर सोचता है, जिंदगी भर। और खुदा ने खास्ता माँ के हाथ से कोई गिलास टूट गया, गिर गया, मालकिन की छाट, मेरे घर में भी होता है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। टूट गया तो माँ को झाड़ सुननी पड़ती है, और वो बच्चे की आंखें उसको नोट कर लेती है। और जब भी कभी वो रिबैक में जाता है, तो वो घटना उसका जिंदगी भर पीछा करती है। उसको हर कार वाला, हर स्कूटर वाला, उसमें उसकी माँ को डांटने वाला नजर आता है। जाके कभी जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनसे पूछ के देखें, भाई आप क्यों गए इस चीज़ में, क्या कारण? उनके साथ दोस्ती करके, चाय पी के, बैठा के, चाय पिलाकर किसी चाय की दुकान पे इस चीज़ को समझें। सही मायने में विधायकों का ये काम है कि मैं अपनी स्टेट में इस एजुकेशन के स्टैंडर्ड को उठाऊं, हेल्थ के एजुकेशन के, दूसरा इसका पहलू एजुकेशन का रख के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आज भी मेरे देश के, अभी हम अगस्त में कनाडा में थे, मेरे सेक्रेटरी साहब भी और विधानसभा के और राहुल जी भी, मेरे सेक्रेटरी दोनों साथ थे। वहाँ के हमारे एम्बेसडर ने डिनर पर, ज्ञानचंद जी भी बैठे थे वहाँ, और 4.5 लाख बच्चे इस साल कनाडा में आए हैं, भारत से 4.5 लाख बच्चे आज़ादी के 75 साल बाद ओनली इन कनाडा हैज़ गॉन फॉर हायर स्टडी। अमृत महोत्सव 75 साल, आज तक हम अपने देश में, हम नालंदा की बात करेंगे, हम अपनी संस्कृति की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ऐसे एजुकेशन के सेंटर हम नहीं खोल सके, ऐसे रिसर्च सेंटर हम नहीं बना सके कि मेरे देश के बच्चे बाहर क्यों जाते? क्या मेरे यहाँ ज्ञान की कमी है? वो एक दूसरा पहलू है कि उनमें से 60% 50% बच्चे उसी देश में बच जाते हैं, उस देश की डेवलपमेंट में लग जाते हैं, उसी देश के लिए रिसर्च करते हैं, उसी देश के लिए शोध करते हैं, उसी देश के लिए डेवलपमेंट करते हैं। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हम कैम्ब्रिज,
या और टाइप की यूनिवर्सिटियां अपने देश में नहीं खड़ी कर सकें कि जो सब्जेक्ट जो हायर एजुकेशन लेने मेरे देश के बच्चे जाते हैं उल्टा मेरे देश में आएंगे। हु विल केयर ऑफ इट? क्यों नहीं डिमांड उठती? आप अपनी अपनी डिफरेंट स्टेट से आए होंगे, दिल्ली के मुझे तो लगता है ज़्यादा होंगे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की मांग उठनी चाहिए और विधायकों को इस पर चिंतन करना चाहिए। खाली विधानसभा इसी चीज़ के लिए नहीं है कि बजट पे बहस हो गई, इस पे बहस हो गई, उस पर बहस हो गई। इन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। आइए हम मिलकर के देश के उद्धार में, देश के उत्थान में, बहुत गंभीर विषय, लंबा विषय हो जाएगा, टाइम मेरा 20 मिनट दिया है चक्षु जी ने, लेकिन ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हेल्थ पे जाए तो बोल सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं। आज कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमाओं को लेकर झगड़ा हो रहा है। क्या है ये? काय की देशभक्ति है? ये बीजारोपण देशभक्ति का हमारे अंदर डालना पड़ेगा, शुरू से डालना पड़ेगा। आप भविष्य हैं इस देश के, आइए मिलकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you, Rabindranath Mahto ji, Speaker, Jharkhand Vidhan Sabha, Gyan Chand Gupta ji, and Ram Nawaz Goyal ji. There were a number of things that we didn't know about state legislatures, Jharkhand making legislatures open and accessible, Haryana Vidhan Sabha forming a committee to uphold the supremacy of the legislature, the concerns about the financial independence of legislatures, extremely well brought out. I thank all of you for taking the time from your busy official duties to come and participate on this conference. And I'm also cognizant of the time. I know all three of you would want to contribute more, but like in your legislatures, you have a bell that you can ring to stop people from speaking. I don't have that. But there is a constraint of time. I thank all of you on behalf of PRS.